जैसा कि आपको पता ही है, हमारी इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी यानी मूल विधि की अभी तक 4 वीडियो आ चुकी हैं और ये उत्तर प्रदेश पुलिस यानी सब इंस्पेक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी 5वीं वीडियो का पहले क्वेश्चन की ओर से। भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता है तो उसे किस इरादे से करना कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सी। भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता है तो उसे बेईमानी से करना कहा जाता है। इसका मतलब सेक्शन 24 इंडियन पिनल कोड का ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी को गलत तरीके से हानि पहुंचाए या लाभ पहुंचाए तो वह बेईमानी की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय दंड संहिता आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड मूल विधि की धारा 53 किस विषय के संबंध में है? इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी जो हमारा 53 सेक्शन है वो किससे रिलेटेड है? यानी पनिशमेंट से रिलेटेड है। चलते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 दंड से संबंधित है। धारा 53 के अनुसार अपराधी इस संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दंडों से दंडनीय है वे ये हैं, यानी ये 6 प्रकार के दंड बताए हुए हैं। मृत्यु, आजीवन कारावास, 1949 के अधिनियम संख्या 17 की धारा 2 द्वारा निश्चित कारावास जो 2 भांति का हो सकेगा, कठिन अर्थात कठोर श्रम के साथ या फिर सादा यानी कठोर होता है या फिर सादा कारावास होता है, सिंपल। संपत्ति का संहरण, जुर्माना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लॉर्ड मेकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधित संस्करण है। इनमें से किन देशों की दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित है? यानी जो उसका ड्राफ्ट था उसको किस किस देश ने अपनाया? सिंगापुर, ब्रुनेई, श्रीलंका, ये तीनों ही देशों ने अपनाया। इसका करेक्ट आंसर है ए। भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लॉर्ड मेकाले द्वारा प्रारूप संहिता का संशोधित संस्करण है। दंड संहिता निम्नलिखित देशों ब्रुनेई, सिंगापुर, श्रीलंका, बर्मा और मलेशिया के प्रारूप पर आधारित है। इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है, ये हमें 5 याद करने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित निष्कर्ष में से कौन सा सही होगा? हमें बताना है कि इसमें जो 2 दे रखे हैं उनमें से कौन सा कंक्लूजन बिल्कुल करेक्ट है। एक छड़ी से जेड को 50 बार मारता है। यदि एक प्रहार के लिए 1 साल की सजा है तो ए को सजा के रूप में 50 साल का कारावास होगा। अगर इसमें ये दे रखा है, अगर एक व्यक्ति को यानी ए किसी व्यक्ति को एक छड़ी से मारता है, वो चाहे 1 बार मारे चाहे 50 बार मारे, मरना तो है ही वो। तो इसके लिए ये जो उन्होंने कहा है कि 50 साल का कारावास होगा, ये नहीं है। जब ए जेड को मार रहा है तो वाई हस्तक्षेप करता है यानी बीच बचाव करता है, और ए जानबूझकर वाई को भी मारता है। ए जेड को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए एक सजा के लिए और वाई को मारने के लिए एक अन्य सजा के लिए उत्तरदायी है। इसका मतलब बताना इनमें से, यानी वो ए को भी मारता और जेड को भी मारता, वो किसके लिए है? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी वो सिर्फ बी के लिए है। यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 71 का शीर्षक है कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि, मतलब जो कई अपराधों से जो मिलकर जो अपराध बने उनके लिए दंड की अवधि, नहीं पनिशमेंट की टेन्योर जो टाइम पीरियड होता है। धारा 71 पैरा 3 में यह कहा गया है कि यदि किए गए अनेक कृत्यों में से एक या अधिक कृत्य स्वतंत्र रूप से अपराध हो तथा उन कृत्यों से मिलकर एक भिन्न अपराध बनता हो तो ऐसी दशा में केवल उसे एक अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, न्यायालय अभियुक्त को एक अपराध के लिए दंडित करे या एक से अधिक अपराध के लिए, लेकिन कुल मिलाकर उनमें से किसी एक अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम दंड की सीमा से अधिक नहीं दिया जा सकता। मतलब उन दोनों में से जो मैक्सिमम जो उसकी जो सजा है उससे ज़्यादा नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 405 से लेकर 409 किस विषय से संबंधित है? इसका मतलब है फर्स्ट, आपराधिक न्यास भंग। इसका क्या मतलब है वो मैं बता देता हूँ। भारतीय दंड संहिता की धारा 405 से 409 आपराधिक न्यास भंग से संबंधित है। यदि कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति यानी निधि इत्यादि पर अल्पकालीन यानी कुछ समय के लिए शॉर्ट टर्म अधिकार मिलने पर इसका दुरुपयोग करता है, यानी आपने किसी को अधिकार दे दिया संपत्ति पे या किसी भी चीज़ पे, उसका वह गलत तरीके से उपयोग करता है, उसका व्यय करता है यानी उसे खर्च करता है, या उसे अपने नाम पर परिवर्तित करता है यानी नाम पे ट्रांसफ़र करा लेता है, तो वह आपराधिक न्यास भंग की परिभाषा के अंतर्गत आता है, जिसका उल्लेखन आईपीसी की धारा यानी इंडियन पिनल कोड की धारा 405 में स्पष्टीकरण के साथ किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय दंड संहिता की धारा 415 से 420 का संबंध किससे है? यानी ये धोखाधड़ी से। आपने देखा ना 420 ये 415 से लेकर 420 के बीच में है। भारतीय दंड संहिता की धारा 415 से 420
छल से संबंधित है यानी धोखाधड़ी से। धारा 415 के अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति को प्रवंचित करता है तथा प्रवंचित व्यक्ति को कपटपूर्वक या बेईमानी से प्रेरित करता है, वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे या यह संपत्ति दे दे कि कोई संपत्ति रख रखे, या इस आशय से उत्प्रेरित करता है कि कोई ऐसा कार्य करे या करने का लोभ करे जिसे यदि इस प्रकार प्रवंचित ना किया गया होता तो ना करता, तथा जिस कार्य या लोभ से प्रवंचित व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, ख्याति, सांपत्तिक नुकसान अपनी कारित करती होती है या कारित होनी संभाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता के संदर्भ निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है, मतलब कौन सी स्टेटमेंट सही है। भारतीय दंड संहिता की एक धारा यह कहती है कि किसी अपराध करने के लिए केवल राजी हो जाने अभियुक्त को दंड देने के लिए पर्याप्त है। यानी अगर कोई भी व्यक्ति किसी काम को करने के लिए अगर राजी होता है तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से वो वैलिड है, उसको सजा होगी। भारतीय दंड संहिता की धारा ये कहती है कि आत्महत्या की कोशिश एक अपराध है। यानी आत्महत्या यानी अपना सुसाइड, कमिट सुसाइड जो होता है, अटेम्प्ट टू सुसाइड, वो अपराध है। ये तो है, इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी ए और बी दोनों। अब वो ये जो है ये खाली जो आप बोलोगे कि खाली किसी भी चीज़ के लिए राजी होना ये अपराध कैसे, वो मैं बता देता हूँ। यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर आता है वो, यानी आपराधिक षड्यंत्र। भारतीय दंड संहिता की धारा 120A यानी आपराधिक षड्यंत्र की, इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन है, सज़ा नहीं है, सज़ा 120B में है, यानी पनिशमेंट। ये कहती है कि किसी अपराध को करने के लिए केवल राजी हो जाना ही अभियुक्त को दंड देने के लिए पर्याप्त है। और दूसरा बताता है भारतीय दंड संहिता की धारा 309 यह कहती है कि आत्महत्या की कोशिश एक अपराध है। आत्महत्या की कोशिश भी अपराध है, अटेम्प्ट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का संबंध निम्न में से किससे है। खतरनाक हथियारों का उपयोग कर स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, हत्या का प्रयास, प्राकृतिक अपराध, अनुचित निरोध और अनुचित प्रबंध। इसका करेक्ट आंसर है बी, हत्या का प्रयास, अटेम्प्ट टू मर्डर। धारा 307 का शीर्षक है हत्या करने का प्रयत्न। यह धारा प्रायः उस स्थिति में लागू होती है जब अभियुक्त द्वारा किसी की हत्या करने के आशय से प्रयास किया गया था किंतु वह हत्या करने के प्रयास में सफल नहीं हो सका। इसका मतलब कोई किसी को मारने गया, गोली चलाई लेकिन गोली लगी नहीं, गोली बच के निकल गई, उसके साइड से निकल गई, तो यह अटेम्प्ट टू मर्डर यानी धारा 307 यानी सेक्शन 307 के अंडर आएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 304B 304B के अंतर्गत दहेज मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को न्यूनतम कितने वर्ष की सजा देने का प्रावधान है। इसका मतलब 7 वर्ष। यानी दहेज यानी डॉरी के केस में अगर आप किसी की मर्डर कर देते हैं तो कितने मिनिमम 7 ईयर की आपको सजा होगी। भारतीय दंड संहिता की धारा 304B यानी डॉरी यानी दहेज हत्या के अनुसार जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह कारावास है जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा। इसका मतलब आप किसी की दहेज के चक्कर में हत्या कर देते हो, आपको मिनिमम जो आपको पनिशमेंट मिलेगी वो 7 ईयर मिलेगी और मैक्सिमम आजीवन कारावास। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के विषय में है, बताना किससे रिलेटेड है। यह है अप्राकृतिक अपराध। भारतीय दंड संहिता की धारा 377 का शीर्षक है प्रकृति विरुद्ध अपराध, यानी जो प्रकृति के विरुद्ध हैं। इसके अनुसार जो कोई किसी पुरुष, स्त्री या जीव जंतु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध स्वेच्छा इंद्रिय भोग करेगा वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति के लिए बच्चे की आयु कितनी होनी चाहिए। यानी अगर कोई बच्चा कोई मर्डर करता है या कोई अपराध करता है तो अगर उससे कम है, उस आयु से कम है तो उसके लिए सज़ा नहीं होगी, वह 7 वर्ष से कम। इसका बी आंसर सही है। आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति के लिए बच्चे की आयु 7 वर्ष से कम की होनी चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। इसका मतलब ये जो 7 वर्ष का जो इसमें जो स्टेटमेंट है वो किस सेक्शन के अनुसार है, सेक्शन 82। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अंतर्गत आयु सीमा क्या निर्धारित की गई। इससे पहले मैंने आपको बताया 7 ईयर। भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अंतर्गत आयु सीमा 7 वर्ष से कम निर्धारित की गई है। इस धारा को डोली इन कैपेक्स भी कहते हैं। यानी अगर पूछा जाए कि डोली इन कैपेक्स कौन सी धारा को यानी किस सेक्शन को कहते हैं तो सेक्शन 82। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है।
बच्चे के द्वारा किया गया कोई कृत्य अपराध नहीं है यदि वह, अभी आपको बताया 7 वर्ष से कम आयु का है। भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अनुसार 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किया गया कृत्य कोई भी कृत्य अपराध नहीं है, यानी कोई भी वह क्राइम नहीं माना जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। भारतीय दंड संहिता का अध्याय 4 संबंधित है, यानी हमारा जो चैप्टर 4 है वो किससे रिलेटेड है, साधारण अपराध यानी जनरल एक्सेप्शंस। यूपीएससी 2014 का क्वेश्चन है। भारतीय दंड संहिता का अध्याय 4 यानी चैप्टर 4 साधारण अपवाद यानी जनरल एक्सेप्शंस से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 76 से लेकर 106 साधारण अपवाद से संबंधित है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये कहता है सूत्र तथ्यगत भूल क्षम्य है संबंधित है, यानी इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 76 तथ्यगत भूल से संबंधित है। तो इसके मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि तथ्यगत भूल होती क्या है। ये देखिए, विधि द्वारा आमविरुद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आमविरुद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ। कोई बात अपराध नहीं है, यानी कोई भी बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आमविरुद्ध हो, यानी लॉ द्वारा बाउंड हो। जैसे कि अगर किसी हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर है, अगर कोई भी क्रिमिनल है उसे मारने का ऑर्डर दे रहे हैं तो वह अपराध नहीं है, हालांकि है तो वो मर्डर, लेकिन वो क्राइम में नहीं आएगा। या जो तथ्य की भूल के कारण ना कि विधि के भूल के कारण सद्भावनापूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आमविरुद्ध है, यानी लॉ के द्वारा। इसका मैं बताता हूँ, उसकी जो एग्जाम्पल है वो बताता हूँ। विधि के समादेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ ऑफिसर के आदेश से एक सैनिक का भीड़ पर गोली चलाता है का ने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि भीड़ उपद्रव कर रही थी और सैनिक जो हमारे जो सीनियर हैं उन्होंने ऑर्डर दिया था कि इन्हें मार दो, गोली चला दो इनके ऊपर, तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा इसका एग्जाम्पल है। न्यायालय का ऑफिसर ये जो एम को गिरफ्तार करने के लिए उस न्यायालय द्वारा आदिष्ट किए जाने और सम्यक जांच के पश्चात यह विश्वास करके कि जो ये है एम है या को गिरफ्तार कर लेता है ना और ए ने कोई अपराध नहीं है। इसका मतलब अगर किसी न्यायालय ने बोला कि आप बी को गिरफ्तार करके लाओ, उसे गिरफ्तार करने गए और बी की जगह वो सी को गिरफ्तार कर लिया, तो ये तथ्य की भूल के अंदर आएगा। यह तथ्य की भूल के अंदर आएगा कि हाँ बाय मिस्टेक आपने किसी दूसरे को अरेस्ट कर लिया है। बताता हूँ आपको डिटेल में। भारतीय विधि भूल से संबंधित भारतीय विधि भारतीय दंड संहिता की धारा 76 से 79 और 76 और 79 में वर्णित है। धारा 76 को विश्लेषित करने पर निम्नलिखित तत्व प्राप्त होते हैं। वो क्या होते हैं देखिए। एक व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कार्य जिसे करने के लिए वह विधि द्वारा बाध्य है, यानी लॉ के द्वारा बाध्य यानी बाउंड है। या एक व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कार्य जिसे करने के लिए वह विधि द्वारा अपने को बाध्य समझता है, जैसे कि कोई भी पुलिस वाला। यह विश्वास तथ्य की भूल के कारण होना चाहिए, ना कि विधि की भूल के कारण। अर्थात भूल तथ्य से संबंधित होनी चाहिए, ना कि विधि से, यानी लॉ की भूल नहीं होनी चाहिए, विधि की भूल नहीं होनी चाहिए, तथ्य की भूल यानी एविडेंस की भूल हो सकती है। उसने सद्भावनापूर्वक विश्वास किया हो, अर्थात विश्वास यथार्थ तथा सद्भावनापूर्वक होना चाहिए। यदि उपरोक्त शर्तें पूरी होती हैं तो किसी भी अपराध के लिए अभियोजन से प्रतिरक्षा हेतु इसे सफलतापूर्वक अभिवाचित किया जा सकता है। ये हमारा हो गया तथ्य की भूल क्या होती है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तथ्य की भूल किस में अपना 76। ये देखिए सूत्र तथ्यगत भूल क्षम्य है, यानी जो हमारा एविडेंस की जो भूल है वह क्षम्य है। भारतीय दंड संहिता की धारा 76 से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 76 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा अमृत हो, या जो तथ्य की भूल के कारण ना कि विधि के भूल के कारण सद्भावनापूर्वक विश्वास करता हो कि वैसे करने के लिए विधि द्वारा अमृत है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा भारतीय दंड संहिता में दी गई है। ये पूछ रहा है जो हमारा जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जो डेफिनेशन है वो किस में दी गई है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन पूछे तो ए में दी गई है। अगर पूछे कि पनिशमेंट किस में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, वो है बी में। यह आपको ध्यान रखना है कि किस में क्या है, डेफिनेशन ए में और पनिशमेंट बी में।
भारतीय दंड संहिता की धारा 120A के अनुसार आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा जबकि 2 या अधिक व्यक्ति, यानी ये भी आपको ध्यान रखने की बात है कि मिनिमम आपराधिक षड्यंत्र यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में कितने व्यक्ति चाहिए, मिनिमम 2% चाहिए। जैसे कोई अवैध कार्य अथवा ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर ए बी से सहमत होता है कि वह बी की परीक्षा में नकल कराने में मदद करेगा, अतः यह आपराधिक षड्यंत्र कहलाएगा, क्योंकि ए राजी हो जाता है बी की मदद कराने के लिए एग्जाम में। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्न में से किस अपराध की तैयारी दंडनीय है? यानी अगर आप कोई एक किसी भी तैयारी, कोई ऐसी तैयारी जिसमें आपको सज़ा मिल सकती है, तो यह भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना है, यानी सेक्शन 121 इसमें बताता है कि अगर आप भारत सरकार के युद्ध असला बारूद या फिर कोई भी चीज़ इकट्ठी करते हैं, उनसे युद्ध करने के लिए है तो दंडनीय होगा, यानी उसकी जो अटेम्प्ट है यानी प्रिपरेशन है वो दंडनीय होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसकी देखिए बताते हैं क्या कहता है। आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की धारा 120A में दी गई है, इसको छोड़िए। हाँ, सेक्शन 46 मृत्यु से संबंधित, सेक्शन 86 किसी व्यक्ति द्वारा जो ममता में है किया गया अपराध विशेष जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है। धारा 120 भी आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड, मैंने आपको बताया पनिशमेंट जो सेक्शन 120B में है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2H या 2J में निम्नलिखित में से क्या परिभाषित किया गया है? यानी अन्वेषण। अन्वेषण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा यानी CRPC की धारा 2J में अन्वेषण की परिभाषा दी गई है। धारा 2J के अंतर्गत वे सभी कार्रवाइयाँ आती हैं जो साक्ष्य एकत्रित करने के लिए यानी एविडेंस एकत्रित करने के लिए पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट से भिन्न ऐसे किसी व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2(6) जो है में जांच का प्रावधान किया गया है, यानी UPSC 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय दंड संहिता की धारा 124A यानी 124A किसके लिए सजा निर्धारित कर दिया है? इसका करेक्ट आंसर है ए, राजद्रोह यानी सेडिशन चार्ज। सेडिशन चार्ज भारतीय दंड संहिता की धारा 124A राजद्रोह के लिए सजा निर्धारित करती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के अनुसार कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपण द्वारा या अन्यथा भारत में किसी द्वारा विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अपमान पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा, यानी सरकार के विरुद्ध या तो घृणा करेगा या घृणा करने के लिए उसको प्रयत्न करेगा, अप्रीति अव्यक्ति प्रदीप्त करेगा या प्रदीप्त करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या 3 वर्ष तक के कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। सेडिशन चार्ज 124A, इसको आप याद रखें। विधि विरुद्ध जमाव यानी अनलॉफुल असेंबली में व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? यानी मिनिमम अनलॉफुल असेंबली में मिनिमम 5 लोगों की आवश्यकता होती है, यानी नीड होती है 5 लोगों की। विधि विरुद्ध जमाव यानी अनलॉफुल असेंबली में 5 व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या होती है, मिनिमम जो मेंबर की वैल्यू है वो है 5। भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में विधि विरुद्ध जमाव, ये आप याद रख लें कि जो अनलॉफुल असेंबली है वो किसके अंदर दे रखा है, वो हमारा दे रखा है इंडियन पिनल कोड की धारा 141 में दिया हुआ है। विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है धारा 141 के अनुसार 5 या अधिक व्यक्तियों द्वारा जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है यदि उन व्यक्तियों का जिसमें वह जमाव गठित हुआ है सामान्य उद्देश्य हो, यानी सामान्य उद्देश्य का है, कॉमन ऑब्जेक्ट का 140 सेक्शन 149। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मिथ्या साक्ष्य यानी फॉल्स एविडेंस देने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा किस धारा में दंड की व्यवस्था है? यानी हमारा जो है दंड की व्यवस्था है डी में, यानी 193। मिथ्या साक्ष्य देने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 193 में दंड की व्यवस्था है। भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के अनुसार जो कोई शासक किसी न्यायिक कार्रवाई के किसी प्रकरण में मिथ्या साक्ष्य देगा या किसी न्यायिक कार्रवाई के किसी प्रकरण
में उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा वह दोनों में से किसी भारतीय कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, जुर्माने से भी दंडित होगा और जुर्माने, यानी आपको 7 वर्ष की सज़ा मिलेगी और आप पे जुर्माना भी लगेगा। अब आप सेक्शन देख लीजिए। सेक्शन 191 में मिथ्या साक्ष्य देना, सेक्शन 192 मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, और सेक्शन 190 में लोक सेवक से सुरक्षा के लिए आवेदन करने से विरत रहने के लिए किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए क्षति की धमकी से संबंधित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आईपीसी की किस धारा में लोक उपद्रव की परिभाषा दी गई है? लोक उपद्रव की परिभाषा सेक्शन 268 में दी गई है। आईपीसी की धारा 268 में लोक उपद्रव की परिभाषा दी गई है। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी का अध्याय 14 में लोक स्वास्थ्य, श्रेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में दिया गया है। यह धारा 268 से 294 ए तक में दिया गया है। धारा 270 परिदेशपूर्ण कार्य जिससे जीवन के संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो। धारा 272 में विक्रय के लिए आश्रित खाद्य या पेय का अपमिश्रण। धारा 300 हत्या से संबंधित हो, यानी जो हमारा मर्डर है उसकी जो डेफिनेशन है सेक्शन 300 में है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। भारतीय दंड संहिता के किन धाराओं में आत्मरक्षा के अधिकार संबंधी विधि का प्रावधान किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है बी, सेक्शन 99 to 106। भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से लेकर 106 तक की धाराओं में आत्मरक्षा के अधिकार संबंधित विधि का प्रावधान किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा निर्णय आत्मरक्षा के अधिकार से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है बी, अमजद खान बना मध्य प्रदेश राज्य आत्मरक्षा से रिलेटेड है ये केस। आप इसको याद रख लें, पेपर में कई बार ये डायरेक्ट केसेस भी पूछे जाते हैं कि केसेस बताओ ये किससे रिलेटेड है। अमजद खान बना मध्य प्रदेश राज्य आत्मरक्षा के अधिकार से संबंधित है। महबूब शाह बनाम एम्परर तथा रैग बना गोविंदा का बाद हत्या और मानव वध यानी कल्पेबल होमिसाइड में अंतर से संबंधित है। ए पागलपन के प्रभाव में बी के प्राण लेने का प्रयास करता है, तो इसमें क्या होगा? बी को आत्मरक्षा का अधिकार है यद्यपि एक पागल है। यदि एक पागल है ए तो उसे आत्मरक्षा का अधिकार है। भारतीय दंड संहिता की धारा 98 के दृष्टांत ए में यह बात कही गई है कि बी को आत्मरक्षा का अधिकार है यद्यपि ए पागल है तो बी को आत्मरक्षा का अधिकार है। वह कौन सा अपराध है जिसकी तैयारी भी दंडनीय होगी? ये चोरी, हत्या, बलात्कार, डकैती। करेक्ट आंसर इज बी। दहेज हत्या के लिए कितनी सजा का प्रावधान है? अगर आप दहेज में हत्या कर दें तो आपको कितना है? धारा 307, 304 बी भारतीय दंड संहिता, यानी ये दहेज के लिए इसमें सजा दी गई है। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 7 वर्ष से कम ना हो जो कि आजीवन कारावास तक हो सकेगा। अपना आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों के प्रावधानों की व्यवस्था की गई है? यानी 5 तरह के दंडों की व्यवस्था की गई है। कौन कौन से दंड है? भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 53 के अनुसार अपराधी इस संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दंडों से दंडनीय हैं वे यह हैं: मृत्यु, आजीवन कारावास, 1949 के अधिनियम संख्या 17 की धारा 2 द्वारा निरस्त कारावास जो 2 भांति का है, अर्थात कठिन अर्थात कठोर श्रम के साथ सादा संपत्ति का संपहरण और जुर्माना। अपना आखिरी क्वेश्चन। भारतीय दंड संहिता की धारा जुर्माना न देने पर कारावास जबकि अपराध केवल जुर्माना से दंडनीय हो के बारे में प्रावधान करती है। इसका करेक्ट आंसर है सी, सेक्शन 67। प्रसंगत धाराओं के प्रावधान निम्न प्रकार के हैं। धारा 63 जुर्माने की रकम, धारा 64 जुर्माने नहीं देने पर कारावास का दंडादेश, धारा 67 जुर्माना ना देने पर कारावास जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है। ये हमारे क्वेश्चन मोर देन 34 हो गए। ये हमारी आईपीसी की 5th वीडियो है, ये जो कि हमारी यूपीएसआई सब इंस्पेक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सो गाइज़, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लीगल स्टडी को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।